6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शहर हिरोशिमा बिल्कुल एक सामान्य दिन की तरह जाग रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और बाजारों में रोज की तरह हलचल शुरू हो रही थी। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है जब एक यूएस बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिरोशिमा के आसमान में नजर आता है। यह एयरक्राफ्ट एलोना गे नाम का एक B-29 बॉम्बर था जो सुबह के 8:15 पर हिरोशिमा शहर पर एक बम गिरा देता है। और ये बम कोई आम बम नहीं था बल्कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम था जो करीब 45 सेकंड तक हवा में गिरने के बाद फट जाता है। इससे जो विस्फोट हुआ वो इतना जोरदार था कि आसमान में करीब 12 किलोमीटर ऊंचा एक मशरूम क्लाउड बन जाता है और ग्राउंड टेम्परेचर करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पलक झपकते ही 80,000 लोग मारे जाते हैं और हजारों लोगों का शरीर एकदम से इवोपरेट हो जाता है और केवल उनकी परछाइयां दीवारों पर रह जाती हैं। हजारों निर्दोष लोगों को इस तरह से मारने के बाद शायद दोबारा कोई ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन अमेरिका 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के शहर नागासाकी पर एक दूसरा एटम बम गिरा देता है जिससे 40,000 लोग इतने ही बेरहमी से मारे जाते हैं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई में जापान ने इतना बड़ा अपराध कर दिया था कि उसके दो शहर को इस तरह से पूरी तरह तबाह कर दिया गया और उसके लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली गई? या इसके पीछे अमेरिका का कुछ और इरादा था? आइए जानते हैं अमेरिका के उस फैसले की कहानी जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से, जब जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर पोलैंड पर हमला कर देता है। इसके साथ ही दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज 2 गुटों में बंट जाते हैं। इस दौरान ये 2 गुट एक्सिस पावर और एलाइज पावर थे। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, वहीं एलाइज पावर में मेनली ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन थे। उस समय तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से दूरी बनाए हुए था, लेकिन वो एलाइज पावर को वेपन सप्लाई करके इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा था। युद्ध की शुरुआत में हिटलर का आतंक पूरे यूरोप में छा गया। फ्रांस, पोलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देश हिटलर के कब्जे में चले जाते हैं। दूसरी ओर एशिया में जापान भी एक्सिस पावर की तरफ से अपने इंपीरियल एक्सपेंशन में लगा हुआ था। उस समय हिरोहितो जापान के इंपेरर थे जिनका ग्रेटर ईस्ट एशिया का सपना था। वो एक ऐसा एशिया बनाना चाहते थे जो यूनाइटेड हो। इसी विजन के अंदर जापान अदर कंट्रीज को कब्जा करना शुरू करता है। 1940 तक जापान के अंडर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, चाइना के कई ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज इंपायर का कब्जा था। लेकिन उस समय जापान के सामने सबसे बड़ी समस्या नेचुरल रिसोर्सेज की थी। जापान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर थे। वो अपनी 80% से ज्यादा ऑयल सप्लाई सीधे अमेरिका से इंपोर्ट करता था। लेकिन अमेरिका जापान के इस इंपीरियल एक्सपेंशन के विरुद्ध था। अमेरिका ने कई बार जापान को अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन को रोकने की धमकी दी, लेकिन इसके बाद भी जापान नहीं रुका। इसके जवाब में अमेरिका ने जापान के साथ ट्रेड बंद कर दिया और जापान के सारे अमेरिकन एसेट्स को फ्रीज कर दिया। इसके साथ अमेरिका ने जापान को ऑयल एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। ऑयल इतना इम्पोर्टेड था कि ऑयल एक्सपोर्ट बंद होते ही जापान की इकोनॉमी पर संकट छा गया। लेकिन जापान रुकने वालों में से नहीं था। जापान ने तय किया कि वो मेने पेनिनसुला, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे ऑयल रिच कंट्रीज को अपने कब्जे में लेगा। इससे न केवल उसका एक्सपेंशन होता बल्कि वह इन पर कब्जा कर कर खुद ऑयल भी हासिल कर सकता था। लेकिन इन इलाकों पर कब्जा करने के लिए जापान को सबसे पहले पैसिफिक ओशन में मौजूद यूएस नेवी को खत्म करना था। इसके बाद ही जापान इन सब देशों पर कब्जा कर पाता। और इसके बाद 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने एक ऐसा हमला किया जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुबह सुबह जापान ने हवाई में स्थित यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और लगभग 1000 लोग घायल हुए। इस हमले ने अमेरिका को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पूरे गुस्से में आ गए और अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं और इस तरह से अमेरिका ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ता है। अमेरिका के वॉर डिक्लेयर करने के बाद भी जापान रुका नहीं, वो अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन को जारी रखता है। अमेरिका ने पर्ल हार्बर के हमले का जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिका और जापान के बीच पहले बैटल ऑफ कोरल सी
और बैटल ऑफ मिडवे जैसी कई लड़ाइयां हुई। दोनों देशों के तरफ से हजारों लोग मारे गए। ऐसे ही कई लड़ाइयों के बाद दोनों देशों के बीच आखिरी बड़ी लड़ाई बैटल ऑफ ओकिनावा थी। यह लड़ाई इतनी भयानक थी जिसमें 1 लाख से ज्यादा जापानीज और 12,000 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। इस लड़ाई ने अमेरिका को रियलाइज करा दिया कि अगर वो जापान से इसी तरह आमने सामने की लड़ाई लड़ता रहेगा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जापानीज सैनिकों को मर जाना मंजूर था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे करके अमेरिका भले ही जापान को कमजोर कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की ताकत भी कमजोर होती जा रही थी। हर लड़ाई में उसके सैनिक उसके उम्मीद से ज्यादा मारे जा रहे थे। साल 1945 तक दुनिया की आधी ताकतें युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी थी। इटली पहले ही सरेंडर कर चुका था। वहीं 30 अप्रैल 1945 को जब हिटलर ने बंकर में खुद को गोली मार ली तो मई 1945 में जर्मनी ने भी ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। अब एक्सिस पावर में सिर्फ जापान ही बचा था जो अपनी लड़ाई आखिरी तक लड़ने को तैयार था। इस समय तक अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मौत हो चुकी थी और हैरी एस ट्रूमैन नए प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब हैरी ट्रूमैन को यह डिसीजन लेना था कि वो कैसे अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकाले या इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएं। तभी हैरी ट्रूमैन को अमेरिका के एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। यह प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सीक्रेट था कि जब वो प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे तब भी उनको इस बारे में पता नहीं था। इस सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में दुनिया भर के कई सारे बेहतरीन साइंटिस्ट सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का मेन एम न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को एक खतरनाक बम में बदलना था, मतलब कि एक एटॉमिक बम बनाना था। 6 जुलाई 1945 का दिन वो दिन था। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इस एटम बम को टेस्ट किया जाता है और यह सफल निकलता है। इस बम का धमाका इतना खतरनाक था कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए कि उन्होंने ये क्या बना दिया है। अब हैरी ट्रूमैन के सामने 2 रास्ते थे, या तो जापान पर फुल स्केल इन्वेजन किया जाए या ऐसा झटका दिया जाए जिससे वो तुरंत सरेंडर कर दे। यूएस मिलिट्री लीडरशिप का मानना था कि अगर जापान पर सीधा हमला किया गया तो अमेरिका के लाखों सैनिक मारे जाएंगे। बैटल ऑफ ओकिनावा में पहले ही अमेरिका के 12,000 सैनिक मारे जा चुके थे। हैरी ट्रूमैन फैसला करते हैं कि जमीनी लड़ाई में अपने लाखों सैनिकों की जान गंवाने की बजाय इस न्यूक्लियर बम का यूज करके जापान को तुरंत सरेंडर होने को मजबूर किया जाए। हैरी ट्रूमैन 1945 को जापान को वार्निंग देते हुए यह डिक्लेयर करते हैं कि अगर जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया तो उसे बहुत भारी तबाही का सामना करना होगा। लेकिन जापान इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है। जापान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका के पास इतना ज्यादा खतरनाक हथियार है जिससे इतनी बड़ी तबाही हो सकती है। अमेरिका फैसला करता है कि वो जापान को झुकाने के लिए उस पर एटम बम गिराएगा। अमेरिका का यह फैसला न केवल जापान को युद्ध में सरेंडर करके इस युद्ध को खत्म करना था, बल्कि उसका इरादा खुद को दुनिया का सबसे सुपीरियर कंट्री साबित करने का भी था। जापान पर न्यूक्लियर बम गिराने के लिए उसके 4 शहरों को चुना गया, जिसमें कोकुरा, हिरोशिमा, निगाता और क्योतो को शामिल किया गया। जापान की कल्चरल सिटी क्योतो लिस्ट में सबसे ऊपर थी, लेकिन बाद में क्योतो को इस लिस्ट से हटाकर नागासाकी को ऐड कर दिया जाता है। हिरोशिमा को प्राइमरी लोकेशन चुना गया क्योंकि वहां पर जापानी सेकेंड आर्मी का हेडक्वार्टर भी था। इसके बाद 6 अगस्त 1945 की सुबह लगभग 8 बजे एलोनागे नाम का विमान हिरोशिमा के ऊपर से उड़ान भरता है। उस समय जापान का ये शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। शहर में धूप खिली हुई थी, मौसम अच्छा था, कोई पेपर पढ़ रहा था और बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी को कुछ ही पता नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में यहाँ पर सब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। ठीक 8:15 पर एलोनागे हिरोशिमा पर बम गिरा देता है और इस बम का कोड नेम था लिटिल बॉय, जो 45 सेकंड तक हवा में रहने के बाद 1900 फीट की हाइट पर आकर ब्लास्ट कर जाता है। इस धमाके से इतनी भयानक और तेज रोशनी निकलती है कि जैसे सूरज खुद धरती पर आ गया हो। एक पल में पूरा हिरोशिमा आग के गोले में बदल जाता है। आसमान में 12 किलोमीटर ऊंचा एक मशरूम क्लाउड बन जाता है और नीचे पूरा शहर जलकर राख में बदल जाता है। हिरोशिमा का ग्राउंड लेवल टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 80,000 से ज्यादा लोग पलक झपकते ही मारे गए और आने वाले दिनों में रेडिएशन से मरने वालों
की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। कई लोग वहीं के वहीं भाप बन गए, उनका शरीर इवोपरेट कर गया और उनकी परछाइयां केवल दीवारों और पत्थरों पर रह गई। जो जिंदा बचे उनके शरीर जल चुके थे और उनके स्किन्स उनके बॉडी से लटक रहे थे। हिरोशिमा में एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। स्कूल, अस्पताल, बाजार और इंसान सब कुछ राख हो चुके थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद जापान के इंपीरियर सरेंडर की घोषणा कर देंगे, लेकिन जापान के जवाब ने सबको चौंका दिया। इतना बड़ा हमला और इतनी बड़ी तबाही के बाद भी जापान अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ। हिरोशिमा पे हमले के बस 2 दिन बाद 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और मंचूरिया में जापानी सैनिकों के खिलाफ युद्ध शुरू कर देता है। अब जापान दोनों तरफ से घिर चुका था, एक तरफ सोवियत की सेना और दूसरी तरफ अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन। लेकिन जापान को शायद अनकंडीशनल सरेंडर की बजाय बेटर डील की उम्मीद थी, इसीलिए जापान के तरफ से अब भी सरेंडर करने का कोई जवाब नहीं आया। जापान का ये रवैया देखकर अमेरिका जापान पर फिर एक एटॉमिक बम गिराने की तैयारी करता है। यहाँ पर अमेरिका को इतना भी सब्र नहीं हुआ कि वो जापान को सरेंडर करने के लिए थोड़ा और दिनों का समय दे दे। वो हिरोशिमा को तबाह करने के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को फिर से एक एटॉमिक बम गिराने की तैयारी करता है। इसके बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह 11:02 पर B-29 बॉक्स कार जापान के शहर नागासाकी के ऊपर पहुंच जाता है। फैटमैन नाम का ये बम 1650 फीट की हाइट तक नीचे गिरता है और फिर ब्लास्ट कर जाता है। इस बम की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि एक झटके में शहर के 70% हिस्से जलकर राख हो गए। करीब 40,000 लोग तुरंत मारे गए और आने वाले समय में रेडिएशन से यह संख्या बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। हिरोशिमा के तुरंत बाद नागासाकी पर एक और एटम बम गिरना जापान को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। एम्परर हिरोहितो को समझ में आ जाता है कि अब वॉर को स्टार्ट रखना यानी पूरे देश को मिटा देना होगा। 10 अगस्त को जापानी सरकार ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जापान सरेंडर को तैयार है, लेकिन जापान की एक शर्त थी कि एम्परर हिरोहितो को सिंबल ऑफ द स्टेट बने रहने दिया जाए और उनको उनके पद से हटाया न जाए। जापान के कल्चर में एम्परर को एक दिव्य अवतार माना जाता है। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद अमेरिका को जापान के इस शर्त को मानना पड़ता है और इसके बाद 15 अगस्त 1945 को एम्परर हिरोहितो रेडियो पर अपने देश को संबोधित करते हैं। यह पहला मौका था जब जापान की जनता ने अपने एम्परर की आवाज सुनी थी। हिरोहितो के इस भाषण के साथ ही जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के फिजिसिस्ट फिलिप मॉरिसन को हिरोशिमा भेजा गया ताकि एटॉमिक बम के इफेक्ट को स्टडी किया जा सके। मॉरिसन ने एटम बम को वेपन ऑफ सैचुरेशन कहा। उनके मुताबिक यह इतनी तेजी से और इतने बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करता है कि डिफेंस की कोई उम्मीद नहीं बचती। जब उन्होंने हिरोशिमा की घटना को अपनी आंखों से देखा तो वो अंदर से पूरी तरह से हिल गए। इस घटना के कारण मॉरिसन ने अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ कैंपेनिंग में बिताई। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि जापान ने भले ही न्यूक्लियर वेपन के पहले सरेंडर नहीं किया हो, लेकिन वो पहले ही हार चुका था। उसकी नौसेना खत्म हो चुकी थी, हवाई बेड़े तबाह हो चुके थे और इकोनॉमी ढह चुकी थी। यूएस नेवी ने पहले ही उसके सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया था, जिससे फूड, फ्यूल और अदर रिसोर्सेज की भारी कमी हो गई थी। जापान के मोस्ट मेजर सिटीज जैसे कि टोक्यो पहले ही भारी बमबारी से तबाह हो चुके थे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ठप पड़ गया था। जापान के लोग पहले ही बेरोजगारी और भूखमरी से मर रहे थे। इन सभी बातों से लगभग तय था कि जापान अब युद्ध नहीं लड़ सकता है और सोवियत यूनियन के युद्ध में उतरने के बाद लगभग जापान की हार तो तय थी। सिर्फ समय की ही बात थी कि जापान खुद ही सरेंडर कर देता। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका ने जापान पर केवल 3 से 4 दिनों में 2 एटम बम गिराकर जापान के लाखों लोगों की जान ले ली। मारे गए लोगों में 95% लोग सिविलियंस थे जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में अमेरिका के इरादों पर सवाल उठते हैं, क्या यह बम वास्तव में युद्ध को खत्म करने के लिए गिराया गया था या फिर अमेरिका ने जापान को एक न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया, जिससे कि सोवियत यूनियन और बाकी दुनिया को अपनी ताकत का डर दिखाया जा सके। लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी। हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यह सिर्फ वॉर क्राइम नहीं था, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। और दोस्तों, आपका इन सब पर क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।